डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंक के परिचय के बारे में। हम सभी लोग बैंक से भली भांति परिचित हैं। हम लोग बैंक में जाते हैं, मुद्रा का ट्रांजैक्शन करते हैं, खाता खुलवाते हैं, हमारी जमाओं पर ब्याज प्राप्त करते हैं, बैंक से ऋण भी प्राप्त करते हैं और ऋण पर ब्याज भुगतान करते हैं और किस्तों का भुगतान करते हैं और बैंक से कई अन्य सुविधाओं का लाभ भी लेते हैं। आज हम परीक्षा के हिसाब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक होता क्या है और बैंक हमारे लिए क्या महत्व रखता है। बैंक से आशय उस संस्था से लगाया जाता है जहां आम जनता अपनी बचतों को जमा कराता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उस धनराशि का उपयोग भी करती है। दूसरे शब्दों में बैंक से आशय उस संस्था से है जो जनता की जमाओं को स्वीकार कर उन पर ब्याज का भुगतान करती है तथा आवश्यकता अनुसार ऋण आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। समय समय पर बैंकिंग संस्थाओं का विकास हुआ है। आधुनिक बैंकिंग का प्रादुर्भाव 17वीं शताब्दी से हुआ है। 17वीं शताब्दी से पहले बैंक का इंट्रोडक्शन अलग हुआ करता था। बैंक इस तरह से कार्य नहीं करती थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जो बैंकें देखते हैं, इसका प्रादुर्भाव 17वीं शताब्दी में हुआ है। बैंक के बारे में विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। उसमें से प्रमुख 2 परिभाषाएं हमने ली है। पहली परिभाषा ली है बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 5B के अनुसार, बैंक वह कंपनी है जो ऋण देने या विनियोग के उद्देश्य से जनता से जमाओं के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है, जो मांगने पर अथवा चेक द्वारा, ड्राफ्ट द्वारा, आदेश अथवा अन्य किसी भी प्रकार से निकाली जा सकती है। हम हमारी मुद्रा हमारे बैंक में जमा कराते हैं। हमारी जब आवश्यकता होती है या चेक काट के देते हैं या ड्राफ्ट देते हैं या किसी अन्य को भुगतान का आदेश देते हैं, तो बैंक उसका भुगतान करती है। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर शेयर्स के अनुसार, बैंक एक ऐसी संस्था है जिसके ऋण अथवा अन्य लोगों के ऋणों के पारस्परिक भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किए जाते हैं। यानी बैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, ऐसा शेयर्स कहते हैं। इन दोनों परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष के रूप में या सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। यानी हमने ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। बैंक एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन को जमा कराया जाता है, संरक्षण किया जाता है और उसका निर्गमन किया जाता है तथा ऋण की कटौती की सुविधाएं उपलब्ध की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की भी व्यवस्था रहती है, उसे बैंक कहते हैं। बैंक सभी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने वाली संस्था है। बैंक वह संस्था है जहाँ सभी प्रकार के लेन देन और क्रियाएं की जाती है। हम हमारी भाषा में बात करें तो बैंक वह जगह है जहाँ जमाएं स्वीकार होती है, मांगने पर ऋण दिया जाता है, जमाओं पर ब्याज दिया जाता है और हम जो ऋण लेते हैं उसका ब्याज चुकाते हैं तथा उसकी किस्तों का भी भुगतान करते हैं। व्यापार में बैंक हमारे गारंटर के रूप में कार्य करती है। हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों की बैंक गारंटी देती है। तो गारंटी देने से बैंक हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको ढंग से एक बार पढ़ लीजिए, आप समझ में आएगा पूरा। ठीक है। उसके बाद में है बैंक के कार्य। बैंक ने अपनी विभिन्न सेवाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे वेतनभोगी हो, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरा कभी बैंक में काम नहीं पड़ा या मैं बैंक में बारे में नहीं जानता। बैंक ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। फिर भी बैंक के कार्यों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। अब अपन बैंक के कार्यों का विस्तृत अध्ययन करेंगे कि बैंक के कार्यों को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। सबसे पहले बैंक के आधारभूत कार्य। आधारभूत कार्य में पहला कार्य लिखा है निरपेक्ष अथवा संग्रहण करना। निरपेक्ष अथवा संग्रहण करना। तो बैंक क्या करती है? जमाएं स्वीकार करती है और अर्थव्यवस्था में गति प्रदान करती है। आपकी जो छोटे छोटे बचते हैं वो बैंक संग्रहित करेगी और जमाएं स्वीकार करने हेतु हर वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। वेतन वर्ग जो एक मुश्त धनराशि अवधि जमा के रूप में जमा नहीं कर सकते, तो उनके लिए आवर्ती जमा खाता मासिक स्तर पर खोला जाता है।
जिसमें 10 के गुणक में राशियाँ जमा की जाती है और एक लंबे समय बाद उस राशि बड़ी रकम में बदल जाती है और बड़ी रकम में जब बदल जाती है तो उसको भुगतान कर दिया जाता है। बैंकें निरपेक्ष जमा स्वीकार करती है, बचत खाते के माध्यम से करती है, चालू खाते के माध्यम से करती है, स्थायी जमा खाते के माध्यम से करती है, गृह बचत खाता खोलती है, अनिश्चित जमा खाता खोलती है, दीर्घकालीन जमा खाता खोलती है, अन्य खाते खोलती है। बैंक कई प्रकार के खाते खोलती है। अब जैसे पहला सेविंग अकाउंट खोला जाता है जिसमें व्यक्ति के पैसे पड़े होते हैं। जब छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करके व्यक्ति खाता बनाता है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसको यूटिलाइज करता जाता है। करंट अकाउंट जो होता है वो व्यापारी के लिए खोला जाता है जिसमें एक दिन में कितने भी ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं, उस पर ब्याज दर नहीं मिल जाती, जबकि सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है उस पर ब्याज दर प्राप्त होती है। स्थायी जमा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में फिक्स पैसा पड़ा रहता है, निश्चित अवधि के लिए पड़ा रहता है, वो अवधि पूर्ण होने पर उसका भुगतान कर दिया जाता है। अवधि से पूर्व भी किया जा सकता है लेकिन उसमें ब्याज दर में थोड़ी सी कटौती कर दी जाती है। गृह बचत खाता खोला जाता है, होम सेफ अकाउंट कहते हैं इसको, कोई छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करने के लिए। अनिश्चितकालीन जमा खाता खोला जाता है जिसकी मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब पड़ेगी तब मैं लूँगा, उसकी टाइम बाउंड नहीं होता है। दीर्घकालीन जमा योजना खाते के अंतर्गत बहुत लंबी अवधि के लिए जमा खाता खोला जाता है और इसके अलावा भी अन्य कई छोटे मोटे खाते खोले जाते हैं जैसे आवर्ती जमा खाता, कृषक जमा खाता, नाबालिग बचत योजना, गृह बचत योजना आदि। इसके बाद दूसरा है ऋण प्रदान करना। बैंकों का दूसरा आधारभूत कार्य है ऋण प्रदान करना। बैंक व्यक्तियों से जो रकम जमा के रूप में प्राप्त करती है उसका एक निश्चित प्रतिशत नकद कोष में अपने पास रखती है, शेष राशि जरूरतमंदों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराती है। बैंक उत्पादक तथा उपभोग कार्यों के लिए ऋण प्रदान करती है। बैंक सामान्यतः निम्न प्रकार के ऋण देती है। नंबर 1, जैसे नकद साख पे ऋण उपलब्ध कराती है, अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट पे ऋण उपलब्ध कराती है, प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराती है और विनिमय बिलों की कटौती करती है। यानी ऋण तो उपलब्ध कराती है पर 4 प्रकार से कराती है। नंबर 1, नकद साख के रूप में, आपकी अच्छी साख है तो उसके ऊपर आपको लोन दे दिया जाएगा। ओवरड्राफ्ट के रूप में, आपके खाते का जो बैलेंस है उसके ऊपर आपकी साख के आधार पर अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट दे दिया जाएगा। डायरेक्ट ऋण देते हैं आपकी अर्निंग्स को देखते हुए और विनिमय बिलों की कटौती की जाती है। ये 2 तो महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला जमाओं को स्वीकार करना, दूसरा ऋण प्रदान करना। उसके बाद अपन बात करेंगे जन सामान्य से संबंधित कार्य। अब जन सामान्य से संबंधित ये क्या कार्य करते हैं? तो बहुमूल्य धातुओं की सुरक्षा करते हैं। अब करता क्या है बैंक? जन साधारण को बैंकिंग व्यवसाय से संबंध करने तथा अधिकाधिक संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बैंकिंग संस्थाओं द्वारा सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य संपादित किए जाते हैं। बहुमूल्य धातुओं की सुरक्षा करने के लिए लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध होती है। लॉकर्स के माध्यम से बैंक कई प्रकार के बहुमूल्य धातुओं की सुरक्षा उपलब्ध कराता है। बैंक लॉकर के बदले में आपसे मासिक या वार्षिक किराया वसूल करता है और आपके बहुमूल्य धातु हमेशा के लिए सुरक्षित रहते हैं अगर बैंक में लॉकर खुला रखा है। दूसरा है साख संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। बैंक अपने ग्राहकों को अन्य व्यापारियों अथवा व्यापारिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों की साख व प्रतिष्ठा से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा अन्य व्यापारिक संस्थाओं द्वारा मांगे जाने वाली ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के संबंध में भी सूचनाएं उपलब्ध कराता है। अब इसमें कई तरह के कार्य किए जाते हैं। कई तरह के कार्य करने का मतलब है साख संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराने के बाद में साख पत्रों का निर्गमन संबंधी कार्य भी किया जाता है, प्रतिभूतियों का अभिगोपन संबंधी कार्य भी किया जाता है तथा स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित सभी कार्य भी बैंक द्वारा ही किए जाते हैं। जितने भी आप शेयर मार्केट में प्रतिभूतियां खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सारे कार्य भी बैंक द्वारा ही किए जाते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए: बहुमूल्य धातुओं की सुरक्षा लॉकर माध्यम से, साख पत्रों का निर्गमन बैंकों द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यापारी जो व्यापार करने के लिए जाता है, अगर वह अपने शहर को छोड़कर अन्य शहर में व्यापार करने जाएगा तो उसको माल कौन देगा? तो बैंक उसका एक क्रेडिट लेटर या साख पत्र जारी करती है जिसमें ये प्रमाणित किया जाता है कि फला व्यापारी कि 5 लाख या 10 लाख 15 लाख जितनी वो व्यापारी चाहता है उतने की साख बैंक बना के देती है। तो उतने रकम का वो व्यापार कोई भी सौदा करेगा, कुछ भी करेगा तो बैंक उसकी गारंटी देती है, उसे साख पत्र बोलते हैं।
तो ये बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और स्टॉक एक्सचेंज से जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे आप डीमैट अकाउंट के माध्यम से बात कर लें या सामान्य बात कर लें, कोई भी अंश बिना डीमैट अकाउंट या ऑनलाइन होते नहीं हैं, तो सारे के सारे बैंकों के माध्यम से होते हैं। तो बैंक का ये महत्वपूर्ण कार्य साबित हुआ। इसके बाद में सी है, अभिकर्ता संबंधी कार्य या एजेंट संबंधी कार्य भी बैंक करती है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। बैंक आपका रिप्रेजेंटेटिव है। इन कार्यों में कुछ कार्य तो निःशुल्क किए जाते हैं और कुछ कार्य सशुल्क या कमीशन के बदले में किए जाते हैं। वर्तमान युग में बैंकों द्वारा संपन्न किए जाने वाले अभिकर्ता संबंधी कार्य निम्न है। जैसे ग्राहकों के लिए धन का हस्तांतरण, किसी ग्राहक ने कहा मेरा पैसा ये मैं यहाँ बैठा हूँ, दूसरे शहर में भेजना है, मुंबई भेजना है, दिल्ली भेजना है, तो बैंक ये कार्य करेगी, आपका पैसा उस ग्राहक तक पहुँचाएगी। आपके जो भी चेक आपको मिले हैं उस सब का कलेक्शन करेगी और पैसा कलेक्ट करके आपके खाते में लगवाएगी। ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्ति, बैंक अपने ग्राहकों के निर्देशानुसार ग्राहक के खाते की उसकी प्राप्तियां जैसे मकान किराया, लाभांश, ब्याज आदि प्राप्त करके उसके खाते में जमा करती है। और ग्राहक के दायित्वों के संबंध में जो भी कार्य होते हैं वो भी बैंक करती है। जितने प्रकार के भी दायित्व होते हैं, चाहे वो ट्रस्टी के रूप में प्रबंधक के कार्य हो, चाहे विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय के संबंध में कार्य हो, चाहे अन्य कोई कार्य हो, सारे कार्य बैंक द्वारा किए जाते हैं। जितने भी प्रकार के दायित्व हैं, चाहे वो विदेशी विनिमय बिल के संबंध में हो, चाहे आंतरिक संबंध में हो, सारे बैंक द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसके अलावा चौथा है व्यापक कार्य। व्यापक कार्यों के अंतर्गत हम देखते हैं कि बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर उपयोगिता रखने वाले कार्य भी संपादित किए जाते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न वित्तीय समूहों का संग्रहण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, आरबीआई द्वारा संचालित समाशोधन गृह में योगदान दिया जाता है, प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक संकट के समय सुरक्षा कोष के लिए भी सरकार द्वारा धन संग्रहण किया जाता है। ये सारे कार्य बैंक द्वारा ही किए जाते हैं। व्यापक कार्य के अंतर्गत यदि हम देखें तो व्यापक कार्यों में जैसे है, एक सेकंड, व्यापक कार्यों में जैसे है वित्तीय समूहों का संग्रहण है, समाशोधन संबंधी कार्य है, सुरक्षा संबंधी कार्य है, वित्तीय सलाह है, ये सारे कार्य बैंक द्वारा संपादित किए जाते हैं। ये थे बैंक के कार्य जिन्हें हमने 4 वर्गों में बांटकर पूरा समझने का प्रयास किया। इसके बाद हम बात करेंगे बैंक का महत्व क्या है और आर्थिक विकास में भूमिका क्या है। तो आज के युग में बैंक का समाज में शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा, एक सेकंड रुकना भैया, आज के समय में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो ये कहे कि मैं बैंक के बारे में जानता नहीं हूँ। बैंक की आवश्यकता नहीं होती है और उसके लिए महत्व नहीं है। वास्तव में बैंक की उपयोगिता इतनी अधिक हो गई है कि इन संस्थाओं के बिना अर्थव्यवस्था की कल्पना करना भी कठिन है। बैंक के महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। समाज में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो ये कहे कि हम बैंक का यूज़ नहीं करते या हम बैंक के बारे में नहीं जानते। बैंक सभी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। जैसे ये बचतों को बढ़ावा देते हैं। जो बैंक है तो लोग अपनी बचतें वहाँ जमा कराएंगे, जिनको समय समय पर ब्याज मिलेगा, तो बचतों को बढ़ावा मिलता है। लोगों को वित्तीय सहायताएँ लोन के रूप में उपलब्ध होती है। पूंजी कोषों का एकीकरण होता है, कैपिटल फंडिंग्स होती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास होता है। धन हस्तांतरण की सुविधा मिलती है बैंकों के माध्यम से। बैंकें ही एकमात्र वो संस्थाएं हैं जो साख का सृजन करती है। पहले भी बताया गया कि व्यापारिक बैंकें साख का सृजन करती है और रिजर्व बैंक साख का नियंत्रण करती है। तो साख का निर्माण जो है या सृजन जो है वो व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। तो साख सृजन का कार्य बैंकें करती है। बैंक ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। लोन लेने के लिए अंतिम हमें बैंक के पास जाना पड़ता है, तो बैंक हमारी ऋणदाता है। और हमारे जितनी भी व्यापारिक क्रियाओं में कमीशन एजेंट के रूप में या सलाहकार के रूप में बैंक कार्य करती है। तो आज हम बैंक के इंट्रोडक्शन के रूप में बैंक का अर्थ, बैंक की परिभाषा, बैंक के कार्य और उसका महत्व, ये हमने देखा है। अगले लेक्चर में हम बैंक के अगले विस्तार या बैंक के संदर्भ में और बहुत सारी बातें हैं। जैसे बैंकों का परिचय अगर हो जाता है तो फिर बैंक के सिद्धांत क्या हैं, फिर बैंक का संगठन क्या है, फिर बैंकों के प्रकार क्या है, फिर वही इसी कंसर्न में आगे जब बढ़ेंगे
तो बैंकों की स्थिति विवरण के बारे में देखेंगे। उससे और आगे बढ़ेंगे तो बैंकों द्वारा साख निर्माण कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेगी। आज के लेसन में हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।